न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 24 करोड़ की हमारी प्रदेश की जनता, उसमें 7 करोड़ युवा, 15 से 29 साल की उम्र वाला युवा जो नौकरी के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करता रहता है। बचपन में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और यह भी कहा जाता था कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती या बेकार नहीं जाती। लेकिन आज की स्थिति यह है सर कि बड़ी मुश्किल से महंगाई की पुस्तकें लेके, महंगी फीसें देके, स्टूडेंट्स लोन लेके बच्चा पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप बड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाई करके स्कूल में जाता है और उसके बाद ग्रेजुएट कोर्सेज में जाता है तो होता क्या है सर, ये सरकार क्या करती है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो जाता है, 12th के बायो मैथ साइंस का पेपर लीक हो जाता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होता है, जेईई मेन एग्जाम का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक होता है, होटल मैनेजमेंट का पेपर लीक होता है, फार्मेसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर लीक होता है, पीएचडी का पेपर लीक होता है, यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर का 2022 का पेपर लीक होता है, बीएड परीक्षा 2021 लीक हो जाती है। इतनी पढ़ाई के बाद जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसकी मानसिकता, उसके मानसिक पे कितना दबाव आता होगा सर, ये आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद हर साल 16 लाख नौजवान ग्रेजुएट होता है, पीएचडी करता है, एमफिल करता है, पोस्ट ग्रेजुएट 2.5 लाख करता है, अंडर ग्रेजुएट 13 लाख करता है, डिप्लोमा करता है, पीजी डिप्लोमा करता है और वेरियस सर्टिफिकेट पाता है, और 1 करोड़ लेबर फोर्स में आता है सर। लेकिन जब लेबर फोर्स में आ जाता है और नौकरी ढूंढने के लिए, अपने परिवार को गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग में पहुंचाने के लिए सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, कांस्टेबल भर्ती 2021 लीक हो जाती है, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की भर्ती के पेपर लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हो जाता है, एडेड स्कूल का पेपर लीक हो जाता है, और बहुत सारे सर पेपर लीक हो जाते हैं और उनको सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सर जो पिछले जून 2024 में निकली, उसमें कहते हैं कि 80% यंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, और उसी की वजह से 50% से ज्यादा लोग इस प्रदेश से माइग्रेट कर रहे हैं अच्छी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में सर। जबकि हमारे सरकारी विभागों में सर रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली पड़ी है, ऑडिट ऑफिसर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पटवारी की पोस्ट खाली पड़ी है, लेक्चरर की पोस्ट खाली पड़ी है, टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पुलिस में पोस्ट खाली पड़ी है, इंजीनियर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, होमगार्ड की पोस्ट खाली पड़ी है, चौकीदार की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पंचायत सहायक की पोस्ट खाली पड़ी है, प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी है, नर्सेस की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है, टाइपिस्ट की खाली पड़ी है, लॉयर्स की खाली पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है, क्लर्क्स की पोस्ट खाली पड़ी है, और बहुत सारी पोस्टें हमारे विभागों में खाली पड़ी है। अगर उनको ही भर दिया जाए, अगर इन्हीं पोस्टों को भर दिया जाए तो 12.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरियों में पहुंच जाएगा, और जिससे उनके परिवार का भला हो जाएगा। 12वीं किए हुए 8 लाख पहुंच जाएंगे, ग्रेजुएट किए 2 लाख पहुंच जाएंगे, और आईटीआई, एलएलबी, एमसीए, डिप्लोमा होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट, बीसीए, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान सरकारी रोजगारों में पहुंच जाएंगे, जिससे उनके परिवार का भला हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार सरकारी नौकरी देने में विश्वास नहीं करती। सरकार उनकी मजबूरी का फायदा उठा के, उनकी बेबसी का फायदा उठा के, उनकी परेशानियों का फायदा उठा के, संवैधानिक अधिकार को छीन के उनको आउटसोर्सिंग की तरफ झलक भेज देती है। वही आउटसोर्सिंग, वही संविदा के काम जहां पे चौकीदार को 2000 रुपए मिलते हैं, जहां पे पंचायत सहायक को 6000 रुपए मिलते हैं, जहां आशा बहनों को 3500 रुपए मिलते हैं, जहां ऐसी नौकरियों में 5-6 हजार 10,000 रुपए में लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। उससे उनके परिवार का भला नहीं हो सकता, उससे उनका परिवार गरीबी वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में नहीं आ सकता सर। तो मेरा आपके माध्यम से मैं और आपको कहना चाहूंगा, जब हमारे जैसे सदस्य
ऐसी बात उठाते हैं तो बहुत बार इस सदन में चर्चा होती है कि हमारे प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2 से 4% है, जबकि यह बात सही नहीं है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट से छेड़छाड़ करने का काम किया है। हमारी सरकार ने यह माना कि एक हफ्ते में अगर 1 घंटे कोई काम कर लेगा तो उसे एम्प्लॉयड माना जाएगा। आप बताइए सर, 1 घंटा अगर एक हफ्ते में काम कर ले तो उसे रोजगार मान लेंगे तो उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? 1 साल में अगर 30 दिन कोई काम कर लेगा तो उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ऐसे आंकड़े बनाकर सर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम कर रहे हैं और नौजवानों के जिंदगी से खिलवाड़ करने का हम लोग काम कर रहे हैं सर। जबकि रियल एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? रियल एम्प्लॉयमेंट है कि रियल एम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स डिग्निटी एंड पर्पस टू लाइफ। या ये डिग्निटी संविदा कर्मचारी बना के डिग्निटी किसी के परिवार में नहीं आती, किसी के जीवन में नहीं आती सर। और इसीलिए सुसाइड रेट एनसीआरबी डेटा के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं सर। हमारे यहां सर एनसीआरबी डेटा जो सुसाइड डेटा के बारे में बताता है, उसके हिसाब से 18.85 अनएम्प्लॉयड सुसाइड कर रहा है हमारे प्रदेश में सर। 12.96% स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है हमारे देश में सर। और डेली वेजर मजदूर 6% सुसाइड कर रहा है हमारे प्रदेश में। तो सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि महंगी एजुकेशन है सर, लेकिन और पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरी ना देकर संविदा की नौकरी देने पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है, इजराइल में वॉर जोन में जाने के लिए मजबूर कर रही है और युवाओं को आत्महत्या करने में मजबूर कर रही है सर। ये एक मैं लेके आया हूं सर, अभी फिलहाल में एक लखनऊ में एक लड़के ने सुसाइड किया। उसमें लिखा, नौकरी नहीं मिल रही, मम्मी पापा माफ करना। उनके माँ बाप के सपने टूट गए, इसलिए बच्चे को सुसाइड करना पड़ा सर। तो मैं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की युवा की पुकार की कविता से अपनी बात खत्म करता हूं सर। ए सरकार, ए जमाने जवाब दो, मेरे सपनों का हिसाब दो। मेहनत की है दिन रात बहुत, अब तो कोई सौगात दो। तो मैं सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे सदन को युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, अच्छी नौकरी देने के लिए कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और इसीलिए सदन की कार्रवाई रोककर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर सदन में चर्चा करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।